अस्सलाम स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो उसकी ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कि जब भी आप वर्क करेंगे तो एनर्जी में क्या आएगा, एनर्जी में चेंज आएगा। ये थ्योरम कहता है, इस थ्योरम का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। It states that work done by a force acting on a body is equal to the change in kinetic energy of the body. ये थ्योरम वैलिड है फॉर अ सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। चाहे एक्सटर्नल फोर्स हो, इंटरनल फोर्सेस लग रही हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हो या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हो, ये थ्योरम सबके लिए वैलिड है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टी इंक्रीजेस, वर्क इज पॉजिटिव। अगर वर्क डन का आंसर पॉजिटिव आता है, मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पार्टी मूव्स। और आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या, स्पीड इंक्रीज हुई है। क्योंकि मैथ कांस्टेंट होता है तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे डिपेंड करती है। तो मतलब है पार्टी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्योंकि स्पीड तब इंक्रीज होती है जब पार्टी स्पीड के वो फोर्स के डायरेक्शन में मूव करती है। अगर वर्क डन का आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि पार्टी की जो काइनेटिक एनर्जी वो कम हो रही है, यानी कि उसकी स्पीड कम हो रही है, यानी कि पार्टी फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रही है। तो इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी, व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप, बॉडी ऊपर जा रही है, फोर्स नीचे लग रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपका यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। और व्हेन इट फॉल्स डाउन, जब ऊपर से नीचे आती है तो फोर्स और मोशन की डायरेक्शन सेम होती है, दूसरे के नतीजे में काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी। अगर आप रफ सरफेस पे मूव करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट अपोजिट टू द मोशन, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज एंड डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के केस में आपको नेगेटिव वर्क डन ही मिलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करती है, हमेशा मोशन को अपोज करती है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि विदाउट फ्रिक्शन को, कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती है, लेकिन फ्रिक्शन के बगैर आप मोशन भी वो इनिशिएट नहीं कर सकते। मोशन भी तभी होती है जब आपका वो काइनेटिक एनर्जी वो फ्रिक्शन हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो फिर आपकी जो मोशन भी नहीं होगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। पेपर में बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके रिलेटेड आती हैं और एमसीक्यू भी आती हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मोमेंटम का फार्मूला। एक आपने मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा है एम भी, दूसरा मोमेंटम का फार्मूला याद कर लें, या ये वाला फार्मूला याद कर लें, यहाँ से मोमेंटम का फार्मूला आप निकाल लें। From the above relation, it is clear that a body cannot have kinetic energy without having momentum. बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपके पास मोमेंटम नहीं है तो फिर आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, एंड वाइस वर्सा। और इसका उल्ट भी, अगर मोमेंटम होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर मोमेंटम नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो बाकी ये ग्राफ है, इसको आप याद कर लें कि अगर एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो स्पीड के, तो फिर आपका ये वाला ग्राफ बनेगा कनकेव अप शेप, वो अपवर्ड आपका मिलेगा ग्राफ।
यानी कि हाफ पैराबोला इसको कहते हैं। दो वर्ड है, हाफ पैराबोला या कनकेव अपवर्ड। इसका भी कनकेव अपवर्ड आपको मिलेगा। ये ग्राफ है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट आ जाए मोमेंटम आ जाए फिर आपका ये ग्राफ मिलता है। तो ये आपको एज एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ जो डिफाइंड है वो डिफाइंड है कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। स्पेस में आप जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती। इन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस एवरी पॉइंट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन एनर्जी which is called energy of position or the potential energy. पोटेंशियल एनर्जी की तीन टाइप्स है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड पोटेंशियल एनर्जी, ये बड़ा ये डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फील्ड को आप इस तरह डिफाइन कर सकती हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड is equal to the negative of the work done by conservative force in shifting the body from reference position to given position। कि आप डिपेंड करते हैं कि आपकी रेफरेंस पोजीशन कौन सी है, वो फील्ड के अंदर है या फील्ड के बाहर है। तो रेफरेंस पोजीशन से आपने गिवन पोजीशन के वो जाना है, यानी कि आपने टारगेट की तरफ जाना है। तो तब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, नेगेटिव वर्क डन के इक्वल होगी। कब इक्वल होगी, जब आप रेफरेंस पोजीशन से टारगेटेड पोजीशन की तरफ जाएंगे। दैट इज वाई in shifting a particle in a conservative field, say gravitational or electric, if the particle moves opposite to the field, work done by the field will be negative। जैसा अभी बताया ना कि रेफरेंस पॉइंट से गिवन पॉइंट पे अगर आपने जाना है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मिलती है। वही बात है कि if particle moves opposite to the field, फील्ड के अपोजिट अगर आप मूव करें तो वर्क डन बाय द फील्ड विल बी नेगेटिव एंड सो change potential energy will be positive and potential energy will increase। और जब आप in the direction of field जाएं, when the particle moves in the direction of field, work will be positive, change in potential energy will be negative, potential energy will decrease। क्लियर है यहाँ तक? और ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि नेगेटिव का मतलब क्या है। तो नेगेटिव का मतलब है कि सिस्टम बाउंड है। ये आपको बताता, बाउंड सिस्टम के लिए हम नेगेटिव का साइन यूज करते हैं। फिर आगे 3 डायमेंशनल फार्मूले है, ये आप इंटरव्यू में लिखवा सकते हैं। ये भी डेफिनेशन आ सकती है, पेपर में आ सकते हैं। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी गिव्स फोर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ग्रेडियंट क्या होता है, तो बता सकते हैं? व्हाट इज ग्रेडियंट? किसके रिस्पेक्ट से चेंज ऑफ शीन? ग्रेडियंट में किसके रिस्पेक्ट से चेंज होती है? जब कोई क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज होती है तो उसको आप बोलते हैं, वो जो चेंज होता है एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, उसको आप क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। तो जो क्वांटिटीज, आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही? नताशा, फिर आपके वो इंटरनेट का इशू है। ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि कोई भी क्वांटिटी अगर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज हो रही होती है उसको आप ग्रेडियंट बोलते हैं।
जो क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज होगी उसका आप ग्रेडियंट ले सकते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज होता है। पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, बुलंदी पे चले जाएं, वहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको मिलेगा। पोटेंशियल भी क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको मिलेगा। तो जो क्वांटिटी प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर भी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज होता है। तो जो क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। और ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख लें, पोटेंशियल एनर्जी का जो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या कहती है, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज होती है। तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द फोर्स। और आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में पोजीशन है, तो ये आपको बता रहा है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन आपकी चेंज हो रही है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए आपका जो ग्रेडियंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देन एफ इज तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और इस केस में फोर्स आपकी अट्रैक्टिव होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए ग्रेडियंट पॉजिटिव और फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव। अगर रिपल्सिव फोर्सेस आ जाए, रिपल्सिव फोर्स के लिए ग्रेडियंट नेगेटिव और फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव। यानी कि अगर आपको नेगेटिव फोर्स मिलती है ना, तो नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या है कि फोर्स अट्रैक्टिव है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको पॉजिटिव फोर्स मिलती है तो पॉजिटिव फोर्स का मतलब क्या है कि आपकी फोर्स रिपल्सिव है। इसी तरह अगर आपको पॉजिटिव ग्रेडियंट बता दिया जाता है, फिर अंडरस्टूड है कि आपका जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, आपका फील्ड अट्रैक्टिव है। अगर आपको नेगेटिव ग्रेडियंट दे दिया जाए तो फिर इसका मतलब आपका जो फील्ड है या फोर्स है वो रिपल्सिव है। क्लियर है? जीरो फोर्स हो तो फिर ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा, फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो ग्रेडियंट और जीरो फोर्स ये किसके लिए शो करता है, ये फ्री पार्टिकल के लिए शो करता है। यानी कि जब पार्टिकल फ्री होती है तो उसका ग्रेडियंट भी जीरो होता है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और फोर्स भी जीरो होती है। क्या फिगर बनाऊं तफसील? ये पॉइंट उन्होंने बताया हुआ है ग्राफ। A graph plotted between the potential energy of a particle and its displacement from the center of force is called potential energy curve। तो बता रहा है कि रीजन जो है आपका BC, ये वाला जो रीजन है BC, इस रीजन में आपका क्या मिलता है, आपको पॉजिटिव ग्रेडियंट मिल रहा है या नेगेटिव ग्रेडियंट मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्लोप ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव ग्रेडियंट मिलेगा। और पॉजिटिव ग्रेडियंट का मतलब है आपकी जो फोर्स है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि ये माइनस का जो साइन है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर अब सीन? ग्रेडियंट का मतलब क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कि अगर आपकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका बढ़ रहा है, ग्रेडियंट अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो फिर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी कि उस केस में आपकी फोर्स अट्रैक्टिव होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ से यहाँ से आप चले हैं और आपने यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक, ठीक है, आपने यहाँ तक पहुंचना है और आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो फील्ड अगर आपका अट्रैक्टिव है, फोर्स आपकी अट्रैक्टिव है, तो फिर क्या होगा, आपने हमेशा अगेंस्ट द फील्ड ही मूव करना है, तभी उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है। आप अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं ऐसे ऊपर की तरफ, तो यानी कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो फोर्स की डायरेक्शन वो डाउनवर्ड है।
क्योंकि फोर्स आपको नीचे की तरफ खींच रही है और आप वर्क डन कर रही हैं। वर्क डन करके आप उसको ऊपर की तरफ ले जा रही हैं। जो आप वर्क डन कर रही हैं वो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो रहा है, और आप यहाँ पर करते करते आप यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ पर आपने ले जाकर उसको छोड़ दिया। तो जब आप छोड़ेंगे तो जो आपने उसको इन टर्म्स ऑफ वर्क डन आपने किया है और वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो गया है, वो अब उसको रिलीज करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के मुताबिक है। तो जो एनर्जी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो रिलीज करते वो वापस यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो ये बता रहा है कि जब आपकी फोर्स अट्रैक्टिव होती है, फील्ड अट्रैक्टिव होता है, तो तब आपकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो आपका इंक्रीज होता है। यानी कि आपकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आपको ज्यादा मिलता है। जब आपका फील्ड रिपल्सिव होता है, यानी कि ऊपर भी पॉजिटिव प्लेट नीचे भी पॉजिटिव प्लेट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये भी पॉजिटिव प्लेट है, फॉर एग्जाम्पल ये भी पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। आपने ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाएं, तो दोनों केसेस में आपको वर्क डन बहुत कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऊपर से नीचे आना चाहें तो ये वाला क्या करेगा, ऊपर वाला उसको रिपेल करेगा और नीचे वाला भी उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आपको सपोर्ट तो मिल रही है ना ऊपर की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल आपने ऊपर से नीचे आना है तो ऊपर वाला रिपेल करेगा और नीचे वाला भी रिपेल करेगा। जो नीचे वाला रिपेल करेगा उसको ओवरकम करने के लिए आप फोर्स लगा दें, डबल फोर्सेस आपको मिलेंगी। एक ऊपर से फोर्स मिल रही है और एक आप खुद फोर्स लगा रही हैं। तो इस केस में आपको जो कम आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। क्यों? क्योंकि आपने जो वर्क डन किया वो आपने थोड़ा किया है। आपने अगेंस्ट द फील्ड आपने वर्क डन थोड़ा किया है। तो जितना वर्क डन होगा उतनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि आपको सपोर्ट ऊपर से मिल रही है। ये पॉजिटिव प्लेट उसको रिपेल कर रही है, यहाँ से आपको सपोर्ट मिली है, तो आपने इस केस में वर्क डन कम की है। इस केस में जब आपने वर्क डन कम किया तो उसमें एनर्जी भी कम स्टोर हुई है। तो ये कब ऐसा सिनेरियो होगा जब आपका फील्ड रिपल्सिव होगा। अब क्लियर है? और अगर फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही तो फिर आपका जो पार्टिकल है वो जीरो, वो मतलब फ्री पार्टिकल है। क्योंकि जब आप फील्ड के अंदर होते हैं तभी उसके अंदर वर्क डन होता है, और जो वर्क डन होगा वो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। जब फील्ड है ही नहीं, फील्ड से बाहर निकल गए हैं, तो फिर फोर्स भी नहीं लगेगी। तो जब फोर्स ही नहीं लगेगी तो फिर आपको वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो आपकी एनर्जी भी स्टोर नहीं होगी। जब एनर्जी स्टोर ही नहीं होगी तो उसमें चेंज भी जीरो आएगा। ओके सर। हाँ जी, स्केलर फील्ड होता है। टेम्परेचर का जो फील्ड है तानिया, ये स्केलर फील्ड है। प्रेशर का जो, ये भी स्केलर फील्ड ही लिया जाता है। स्केलर फील्ड एग्जिस्ट करती हैं। फील्ड का मतलब है कि जिसमें आप अपनी वो मतलब है, वो मतलब है असर जो है आप वो महसूस कर सकते हैं। टेम्परेचर फील्ड का मतलब क्या होगा कि आप टेम्परेचर के जेर असर रह रहे हैं। तो ये स्केलर फील्ड भी एग्जिस्ट करती हैं और वेक्टर फील्ड भी एग्जिस्ट करती हैं। फिर ज़ाहिर है वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन होती है, स्केलर फील्ड की डायरेक्शन नहीं होती। जी तानिया। इन जनरल वैसे पूछ रही थी, अगर एक कोई वेक्टर है उसका हम डाइवर्जेंस लेते हैं, वो हमारे पास स्केलर की इक्वल आता है, तो वो एक स्केलर फील्ड है, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। स्केलर फील्ड को ड्रॉ कर सकते मतलब अगर डेल डॉट वी हमारे पास 3 की इक्वल आ रहा है तो इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। डेल डॉट, हैं। वी कोई वेक्टर है, फिर तो आप वेक्टर का फील्ड बोले रहे हैं ना, डाइवर्जेंस। लेकिन उसका आंसर तो स्केलर है। तो जब आप डाइवर्जेंस लेते हैं फिर आपको वो आंसर, आपको दो वेक्टर्स की जब आप डाइवर्जेंस लेती हैं तब आपको उसका आंसर जो वो स्केलर में मिलता है। जी, लेकिन उसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए फील्ड ज़ाहिर है हर क्वांटिटी जो स्केलर क्वांटिटी वो फील्ड तो नहीं ना होती। कुछ ही वो स्केलर क्वांटिटी, जैसे आप मैंने आपकी एग्जांपल ली टेम्परेचर प्रेशर, तो टेम्परेचर फील्ड आपका वो एग्जिस्ट करता है। पीएससी की बुक में ये टॉपिक भी है। प्रेशर है वो हो गया फील्ड।
ये फील्ड इस तरह एग्जिस्ट करती हैं। हर स्केलर क्वांटिटी के फील्ड तो नहीं ना होते हैं, तो जिन स्केलर क्वांटिटी के फील्ड होती हैं तो उनको आप ड्रॉ भी कर सकती हैं, लेकिन ये आप एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि स्केलर फील्ड में डायरेक्शन नहीं ना होती, तो आप एरो नहीं लगाएंगे। आप ये मतलब टेम्परेचर का फील्ड ड्रॉ करेंगे तो आप एरो में वो शो नहीं करेंगे। डिफरेंट वे होते हैं मशीन, वो अगर आपने दिखाना है कि किस जगह पर टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पर वो नंबर ऑफ डॉट्स आप ज्यादा वो शो कर दें, वो फिर आपको बता देगा कि वो शो कर देगा कि यहाँ पर वो टेम्परेचर की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। इस तरह करके एरो आप शो नहीं करते, डॉट्स वगैरह कर सकती हैं, इस तरह आप उसकी मैग्नीट्यूड ही आप बता रही होती हैं क्योंकि डायरेक्शन उसमें होता नहीं है। ठीक है। करंट का फील्ड तो मैंने नहीं सुना आपसी, कहीं पे मैंने नहीं पढ़ा कि करंट फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, करंट फील्ड तो मैंने नहीं सुना। हर स्केलर क्वांटिटी का फील्ड तो नहीं ना होता, तो जब हर स्केलर क्वांटिटी का फील्ड है नहीं, फिर आप वो जिन क्वांटिटीज का फील्ड है आप उन्हीं को वो करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब जिनके फील्ड है ही नहीं है तो फिर आप उनको ड्रॉ कैसे करेंगे? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर नेट फोर्स आपकी जीरो होती है तो बॉडी क्या होती है? इक्विलिब्रियम होती है। वही बात आ जाती है, इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेडियंट है वो जीरो के इक्वल होता है। और इसकी तीन टाइप्स होती है इक्विलिब्रियम की, ये एमसीक्यू आ सकती हैं कि रिपल्सिव फील्ड के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, अट्रैक्टिव फील्ड के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो फील्ड के लिए वो ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, इक्विलिब्रियम के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है। इसी तरह वो पूछ सकते हैं अट्रैक्टिव फील्ड के लिए फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, वो रिपल्सिव के लिए फोर्स पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, जीरो फील्ड या इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स की डायरेक्शन वो कितनी होगी। ये सारे आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकती हैं और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आज नेट फोर्स ही का दूसरा नाम रिजल्टेंट फोर्स है, कि आप नेट फोर्स बोल रहे थे आप रिजल्टेंट फोर्स बोल रहे हैं, एक ही बात है। स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड slightly from its present position, then the force acting on it brings it back to the initial position। सर ये डेफिनेशन है, जिनको आप कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम होती है, अनस्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और न्यूट्रल के लिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है। अब ये ऐसा क्यों होता है? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पार्टी ने क्या करना है? जहां से उसको डिस्प्लेस किया वहां पर वापस आ जाए। अगर आपने यहाँ पर पार्टी को आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो पार्टी वो फिर वापस आ जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। इन अगर आपकी वो फ्रिक्शन को आप इग्नोर करते हैं तो आप देख लें कि अगर आप फोर्स थोड़ी लगाएंगे तभी तो पार्टी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगी। अगर आप फोर्स ज्यादा लगा दें फिर उसमें वो क्या आ जाएगी, फिर उसमें वो ऑसिलेशन वो करना परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो ये तभी पॉसिबल है स्टेबल इक्विलिब्रियम हासिल करना जब पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम होती है। तीन शेयर नहीं हो रही। और इसके लिए जो ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है? वो जीरो होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है।
यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही नहीं होती क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, तभी आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको वो मैक्सिमम आंसर मिलेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए नहीं निताशा, वहां पर बॉडी का अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आकर ठहर जाती है कि जब आपने बॉडी को डिस्प्लेस किया ना निताशा, तो बॉडी क्या करे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए। ये ना हो कि ड्यू टू इनर्शिया वो आगे की तरफ मूव कर जाए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसको आप स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट अ इक्विलिब्रियम। वहां पर कॉन्स्टेंटली फोर्स एक्ट कर रही होती है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम, वहां पर इक्विलिब्रियम नहीं आती। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आपकी नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो नेट फोर्स इक्विलिब्रियम वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में 0 नहीं होती। क्लियर है? लेकिन सर जब हम उसको छोड़ते हैं सपोज टू एंड फ्रो मोशन में, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में तो आता है ना। लेकिन आगे मूव कर जाता है, मूव तो नहीं ना करना चाहिए। यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, brings it back to the original position faster। यहाँ पर इसको आपने डिस्प्लेस किया है, वापस यहाँ पर आकर रुक जाएगा तो फिर नेट फोर्स 0 होगी, फिर वो इक्विलिब्रियम होगा। अगर आगे की तरफ मूव कर जाए फिर वो इक्विलिब्रियम नहीं होगी। क्लियर? और यहाँ पर आप मैंने बात बता दी ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एक्सिलरेटेड मोशन। वहां पर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता ही होता है, डेफिनेशन में आता है डेफिनेशन। तो जहाँ पर एक्सेलेरेशन होता है वो इक्विलिब्रियम तो ना होगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आप इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हिस्टोनिक फोर्स एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। जब भी आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स आती है, जो उसको वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करती है। तो हुक्स लॉ की डेफिनेशन पेपर में और इंटरव्यू में आपसे पूछी गई है। इसकी में वेक्टर फॉर्म है, नेगेटिव के साइन क्यों यहाँ पर आता है, कोई बता सकता है? यहाँ पर नेगेटिव का क्या मतलब है? तानिया? स्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रही होती है, इस वजह से हाँ जी। नेगेटिव साइन आ रहा दूसरे वे में आप इस तरह बता सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। और दूसरे वे में आप जिस तरह तानिया ने बताया है कि फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है, या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। तो ये नेगेटिव साइन का यहाँ पर मतलब है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, spring constant is numerically equal to the force required to produce the unit displacement। अगर आपने उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करनी है या कंप्रेशन प्रोड्यूस करनी है, वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट पर। वो कहता है कि तब क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स के इक्वल हो जाता है कि जब आपने सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर आपने उसमें एक्सटेंशन लानी है या
वो कंप्रेशन लानी है स्प्रिंग में, तो तब आपकी जो फोर्स होगी वो स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी। अगर आपको ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है तो मतलब आपका जो स्प्रिंग है वो ज्यादा स्टिफ है। अगर आपको यूनिट डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए, चेंज लाने के लिए आपको कम फोर्स की जरूरत है, इसका मतलब है के की वैल्यू कम होगी। के की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि आपका जो स्प्रिंग है वो नरम है या नाजुक है। के इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो ये पेपर में एमसीक्यू आया हुआ है। इसकी डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल, स्प्रिंग का दूसरा नाम क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट। तो ये भी आपने याद रखना है। कहीं पर अगर वर्ड आ जाता है ना फोर्स कांस्टेंट, तो उसका मतलब क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना। इसकी डायमेंशन किसके इक्वल होती है? सरफेस टेंशन के। ये भी पेपर में एमसीक्यू आया हुआ है। और आप देख लें कि ये जितने भी आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है कितने सारे एमसीक्यू पेपर में आए हुए हैं। तो आप स्टूडेंट पूछते हैं, सवाल करते हैं कि पेपर में से कहाँ से एमसीक्यू आती हैं। तो बुक स्टडी किया करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी किया करें, वहीं से आपके एमसीक्यू बनते हैं। कंसेप्ट पे फोकस किया करें। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको आना चाहिए। हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तीनों फार्मूले हैं, तीनों के तीनों फार्मूले न्यूमेरिकल में यूज होती हैं। हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ एफ एक्स, और तीसरा फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k। बितानिया। इलास्टिक एनर्जीज और इलास्टिक कोलिजन्स का आपस में कोई ताल्लुक है? हम कह सकते हैं कि जब इलास्टिक कोलिजन हो रही होती है तो जो एनर्जीज, मोमेंटम और एनर्जी जब कंजर्व होता है तो हमारे पास इलास्टिक एनर्जीज होती हैं, या कोई ये स्टेटमेंट गलत है? या फिर बड़ी कहाँ पे है? मैं पूछ रही हूँ कि गलत है, मतलब मैंने कंफर्म नहीं पढ़ा इसलिए। इलास्टिक एनर्जी तो तभी आती है ना जब स्प्रिंग होता है बस। तो इलास्टिक कोलिजन आपकी जो बिलियर्ड बॉल्स हैं वहां पर भी आपकी इलास्टिक कोलिजन आती है। एटॉमिक एटम्स की दुनिया में आपकी इलास्टिक कोलिजन होती है। तो आप इसको स्प्रिंग से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इलास्टिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग में होती है। तो उसको आप उससे ओके ठीक है। हाँ जी, उसको रिलेट नहीं कर सकते। ये आपका जो फार्मूला है ये मैक्सिमम टोटल एनर्जी का फार्मूला है। जब आपकी मैक्सिमम टोटल एनर्जी आपको तब क्या कब मिलेगी? जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ मास इज 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। नहीं, ये मैक्सिमम टोटल एनर्जी का फार्मूला, सॉरी। और ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला एट एनी पोजीशन। एट एनी पोजीशन अगर आपने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है तो ये फार्मूला होगा। ए स्क्वायर आपका एम्पलीट्यूड होता है, और कई बुक्स में एक्स नॉट लिखा होता है, यहाँ पे उसने ए स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये आपका एम्पलीट्यूड है। ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पर, चाहे आप उसके वो राइट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें
या लेफ्ट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो आपकी जो एनर्जी जो मैक्सिमम किसके इक्वल होती है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के। जैसे अभी मैंने बताया कि कई बुक्स में एक्स नॉट यूज होता है, कई बुक्स में ए स्क्वायर यूज होता है। इसको आप क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो जब आपकी मीन पोजीशन पर होती है तो तब आपकी जो एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मीन पोजीशन पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम होगी, और मीन पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो होगी। एक्सट्रीम पे चाहे लेफ्ट साइड या राइट साइड पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और तब आपकी कौन सी एनर्जी होगी, तब आपकी वो काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी होगी, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ओवरऑल जो एनर्जी कितनी होगी इन केस ऑफ स्प्रिंग, हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये कौन सी एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी या टोटल एनर्जी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इट मींस काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी चेंज पैराबोलिकली। या एमसीक्यू आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है, पैराबोलिकली चेंज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। क्योंकि अगर आप मीन पर एक्सट्रीम पोजीशन पर बात करें तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, और एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो आपका आंसर यही आएगा। अगर आप मीन पे बात करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी ये, तो आपका आंसर दोबारा से हाफ के ए स्क्वायर ही आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लीनियरली चेंज नहीं हो, कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि किस तरह कन्वर्ट होती है, पैराबोलिकली कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज के लेक्चर एंड करते हैं क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं। तो कल फिर इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई सवाल है, 2 मिनट है तो पूछ लें। चले पे ठीक है, अल्लाह हाफिज।